बात करते हैं मार्केट की। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं, जो कि फ़ंड मैनेजमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और देश के टॉप फंड मैनेजर्स में गिने जाते हैं। और जैसा कि पिछली बार उनसे बात हुई थी, अगर आप पूछ रहे हैं कि इकिगाई का क्या मतलब होता है, तो ये एक जापानीज़ टर्म होता है जिसका मतलब होता है सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। मार्केट में काफ़ी चीज़ें हम जापान से सीखते हैं, तो वैल्यू और कहते हैं ना, वैल्यू ऑफ बीइंग अलाइव और रीज़न ऑफ लिविंग। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट के मूड माहौल को? पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने बहुत कुछ झेला एक्चुअली, और उन सब के बावजूद काफ़ी क्रूशल लेवल्स बचाए, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो डिसेंट रिटर्न्स भी दिए पिछले कुछ समय में। आप इन लेवल्स पर आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अनुज भाई, अगर आप देखो, ये साल कैलेंडर ईयर एक रोलर कोस्टर राइड रहा है। फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक में किसी को भी कोई पॉजिटिव नहीं दिख रही थी। निफ्टी ने 22,000 ऑलमोस्ट टच किया। एंड आपने देखा कि किस तरह हम उस पड़ाव को पार करके, सारे वॉल ऑफ अनसर्टिनिटी को पार करके आगे बढ़े। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। अ, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रहा है, बिल्कुल, गो अहेड। हाँ जी। हाँ, मार्केट आने वाले समय में बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। और हमारा ये मानना है कि अ, दो तीन चीजें जो इंडिया में अच्छी हुई है, पहले मैक्रो के बारे में बात कर लें कि आरबीआई ने जो पिवट किया है लास्ट 4 महीने में, उसका इम्पैक्ट अब हम आने वाले समय में देखेंगे। जनवरी में जब नए गवर्नर ने बागडोर संभाली, तो सिस्टम लिक्विडिटी करीबन 3.5 लाख करोड़ नेगेटिव था। और जिस भी लोगों से बात करो, वो ये बोल रहे थे चक्का जाम है, वर्किंग कैपिटल का पैसा नहीं घूम रहा है। अब वहां से 3.5 लाख करोड़ से हम 1.5 लाख करोड़ सरप्लस है सिस्टम लिक्विडिटी में, क्योंकि आरबीआई ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन की है, प्लस ब्याज दर को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले तिमाहियों में हमें दिखेगा। सेकंड, अगर आप देखो कि कच्चे तेल की दाम करीबन $10 से घट गया है। एंड हर $10 की कीमत जब कच्चे तेल की गिरती है, वो हमारे इंडियन जीडीपी को 30 से 40 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट देती है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिला के। एंड थर्ड, अगर हम देखें तो जो ये तिमाही के नतीजे चल रहे हैं, परसों तक करीबन 230 कंपनियों ने एनएसई 500 में नतीजे डिक्लेयर किए हैं, जिनका रिपोर्टेड पैट नंबर करीबन 11% ग्रोथ है। कंपेयर टू जहां से हम स्टार्ट किए थे, वहां पर एक्सपेक्टेशन मच बेटर है, और बीट्स आर एक्सीडिंग मिसेस। तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी, मैक्रो और अर्निंग्स तीनों काफी नॉर्मलाइज्ड वे में चल रही है और इंक्रीमेंटली पॉजिटिव ही हो रहा है। तो आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होते जाएगी। अगर एक चीज इस मार्केट की आप देखो अनुज भाई, तो डाइवर्जेंस बहुत बड़ा है और मार्केट का ब्रेथ बहुत नैरो है। खाली दो आंकड़े आपके और आपके व्यूअर के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम फोर्थ तिमाही, जो जनवरी मार्च तिमाही को देखते हैं, तो एनएसई 500 का रिटर्न -5% था। लेकिन जब हम मीडियन रिटर्न उस इंडेक्स का देखते हैं, जिसमें कि सारा ब्रेथ आ जाता है, वो करीबन 12% या 13% नेगेटिव था, जिसका मतलब 7-8% का गैप बिटवीन इंडेक्स रिटर्न और मीडियन रिटर्न ऑफ द इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि कई स्टॉक्स ऊपर के जो हैवी वेट्स हैं वो इंडेक्स को संभाले हुए हैं, लेकिन ब्रेथ ऑफ द मार्केट बहुत नैरो होता जा रहा है। और इसके कारण जो स्टॉक पिकर्स मार्केट जो हम कहते हैं, वो आज ये है। तो डाइवर्जेंस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और जो इजी मनी था एरा जो हम 3 साल से देख रहे थे, वो बिहाइंड है। बट यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहा, तो पैसा आने वाले नेक्स्ट 12-18 महीने में भी बनेगा। ओके। पंकज भाई, तो इस समय मार्केट में यहाँ से आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगले 1 से 3 साल का अगर नज़रिया लें, तो किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें फिर? तो अनुज भाई, अगर आप देखो तो अर्निंग्स ग्रोथ और रिटर्न सब साथ साथ में जाती है ओवर अ 3-4 ईयर पीरियड। हो सकता है एक साल में मार्केट अर्निंग्स को इतना महत्व नहीं देती है,
बट अगर आप लॉन्गर टर्म देखो, लास्ट 20 साल 25 साल, तो निफ्टी ने करीबन 12 12.5 13% का केगर दिया है और अर्निंग्स ग्रोथ भी मोटा मोटी उसी रेंज में रहा है। और हमारा ये मानना है कि नेक्स्ट 3 साल निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 11 से 13% के बीच में रहेगी एंड आइडली रिटर्न्स ऑफ द मार्केट शुड मिरर दैट। लेकिन इसमें एक ये कैच है कि आज के दिन ये नरेटिव है अनुज भाई की मिड स्मॉल सब बेच दो और पूरा पैसा लार्ज कैप में शिफ्ट कर दो, जो हमें सही नरेटिव नहीं लगता है। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट लोग मेक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हर मिड एंड स्मॉल कैप खराब नहीं है या हर एंड मिड स्मॉल कैप अच्छा नहीं होता। अ, अगर आप लास्ट 2 साल से देखो और नेक्स्ट 2 साल की भी व्यू देखो, तो हमारा ये मानना है मिड एंड स्मॉल कैप के जो इंडेक्स और स्टॉक्स हैं वो निफ्टी से बेहतरीन अर्निंग्स ग्रोथ देंगे। और उसमें जो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस बार भी हम इस तिमाही में देख रहे हैं, उनका काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ रहा है। तो निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 6-7% का रहा है रिपोर्टेड बेसिस पर, बट मिड कैप के जितने कंपनियों के नतीजे आए हैं उनका अभी तक अर्निंग्स ग्रोथ 27% का है। सो क्लियरली कहीं ना कहीं हम वैल्यूएशन खाली देख के बोल रहे हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप महंगे हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी लार्ज कैप से कहीं बेहतरीन है, इसलिए हम उसे प्रीमियम दे रहे हैं। तो अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स की ग्रोथ की बात करें, तो हमें लगता है वो 13 से 15% होगा। और अगर किसी भी फंड मैनेजर पर डिपेंड करेगा कि वो उसमें से अल्फा निकाल पाए, तो 1-2% रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है। तो ये ब्रॉड मार्केट का काइंड ऑफ आउटलुक रहेगा कि रिटर्न विल मिरर द अर्निंग्स ग्रोथ। तो अगर मुनाफे में तेजी आई तो वो फाइनली रिटर्न्स ऑफ स्टॉक्स और इंडेक्स में भी दिखेगा। ओके, महत्वपूर्ण बात कही पंकज जी आपने यहाँ पे। अच्छा पंकज जी, मैं एक थोड़ी देर के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल के प्लेसमेंट ऑफ इंडियन मार्केट्स को लेकर आप क्या जानता हूँ। कल ही के आंकड़ों में एफआईएस की सेलिंग, उनकी इंडेक्स में प्लेसमेंट, डेरिवेटिव्स में उनकी प्लेसमेंट ने थोड़ा चौंकाया बाजार को। चौंके हम इसलिए क्योंकि जब वो टैरिफ वॉर के बीच में हमने जो करीब करीब 21,900 का लो लगाया था, वहां से लेके 25,000 तक के सफर में एफआईएस बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर रहे, बोथ इन कैश एंड इन इंडेक्स प्लेसमेंट। क्या यूएस चाइना की ट्रेड डील हो जाना ये इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को रिवर्स कर सकता है क्या? इस पर आपका मत क्या है? वीरेंद्र कुमार जी, अगर आप देखें तो लास्ट ऑलमोस्ट 12-13 साल से यूएस मार्केट एक डार्लिंग मार्केट रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। क्योंकि इतनी बड़ी लिक्विड मार्केट आपको 15-20% रिटर्न दे रही है, तो आप क्यों और कहीं दिमाग लगाओगे। और जस्ट एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूं, 2020 के बाद करीबन $1.5 ट्रिलियन का इनफ्लो यूएस इक्विटी मार्केट में फॉरेनर के थ्रू हुआ है। एंड हर ग्लोबल एसेट एलोकेटर यूएस को काफी फेवरेट की तरह मानता था और उनका शेयर वर्ल्ड इंडाइसिस में करीबन 67-68% हुआ। लेकिन लास्ट 3 महीने से जो अनसर्टेनिटी हो रही है, प्लस डॉलर डेप्रिसिएशन को आप नहीं इग्नोर करें, ये ट्रम्प 2.0 का फर्स्ट 100 डेज ऑफ प्रेसिडेंसी इज द वर्स्ट फॉर डॉलर इन द पास्ट। कि जितने आप पास्ट प्रेसिडेंट्स को ले लो यूएस के और डॉलर डोनाल्ड ट्रम्प के सेकेंड इनिंग्स को देखो, तो डॉलर सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट किया है फर्स्ट 100 डेज में। और इसका मतलब है कि जो ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी रिटर्न कम हो जाती है और प्लस यूएस मार्केट में पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। इस बार सारे एसएनपी कंपनियों का नतीजा आया, आपने देखा कि काफी लोगों ने इस बार एनुअल गाइडेंस से रिफ्रेन किया है। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है यूएस के इक्विटी मार्केट्स में। और मैं एब्सोल्युटली भी सरप्राइज नहीं हूं कि फाइनली फॉरेनर्स की घर वापसी हो रही है। और मुझे लगता है ये जो पेस है वो आने वाले समय में खाली इंक्रीज ही होगा रादर देन डिक्रीज, अनलेस कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन वापस हो जाए, तो वो इवेंट्स को हम टाइम नहीं कर सकते। बट जितने भी एसेट एलोकेटर वर्ल्ड के हम बात कर रहे हैं लास्ट 10-15-20 दिन में, उन्हें इंडियन मार्केट काफी ठीक लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये एक न्यूट्रल मार्केट है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी चाइना +1 की काफी बड़ी आ सकती है। और ये एक हाइडिंग स्पेस भी है कि जब तक पॉलिसी अनसर्टेनिटी यूएस में क्लैरिटी नहीं है, तो इंडिया काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करता है। तो मुझे लग रहा है एफआई के फ्लोज इस साल अपने को सरप्राइज ऑन दी अपसाइड कर सकते हैं रादर देन डाउनसाइड। ओके ओके, चलिए, तो ये लिक्विडिटी की बात हो गई। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे विषयों पर
जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है और मेरे ख्याल से उसका सबसे ऊपर नाम आता है डिफेंस स्टॉक्स का। जुलाई 2024 से पहले वो ये था कि भाई हमने ऑर्डर्स काफ़ी दिए, सरकारी कंपनियों के पास ऑर्डर काफ़ी आ रहे थे, तो बाज़ार उनको चेस कर रहा था, इवन ऑन द हायर वैल्यूएशंस एज वेल। बट अब जंग के मैदान में उनके जो गुणवत्ता है, उनका स्ट्राइक रेट है, ये प्रूव हो चुका है पंकज जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो पूरी वर्ल्ड मीडिया में छाया हुआ है। आप डिफेंस को अब थोड़ा सा प्रीमियम देंगे क्या? आपका डिफेंस पे टेक क्या है इस वक्त? अगर आप डिफेंस को देखें वीरेंद्र जी, तो क्लियरली आज के दिन बिजनेस में मोमेंटम है और क्लियरली ये जियोपॉलिटिक जिस तरह से प्ले आउट हुआ है उसने ये क्लियरली सिद्ध कर दिया है कि मेक इन इंडिया वाले जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये उनके स्पीच में हमें सबको संबोधित किया। बट एक चीज ध्यान रखें कि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। यहाँ पर कस्टमर भी एक है, रेगुलेटर भी एक है और ओनर भी एक है, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मली आप इस बिजनेसेस को बहुत हाई टर्मिनल वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन आज का जो माहौल है इसमें बिजनेस में मोमेंटम होने के कारण आप स्टॉक प्राइसेस में भी मोमेंटम देख रहे हैं। बट मेरा खाली एक ही इसमें एडवाइस रहेगा कि जो भी कंपनियों को आप लो उनमें वैल्यूएशन आप जरूर आंक लें, बिकॉज इनमें फ्लक्चुएशन होता है, बिकॉज प्रोजेक्ट टाइप बिजनेसेस हैं, लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक दो तिमाही अगर डिसअपॉइंटमेंट आया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट इसे उतार के फेंक दे। तो हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, इस पर हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ स्टॉक पिकिंग पर्सपेक्टिव। पंकज जी, सबसे बड़ी रैली परसों आई थी आईटी में और कल सबसे ज़्यादा गिरावट भी उसी में आई, लेकिन अब यूएस चीन डील होने के बाद और जिस तरीके से डॉलर के मूव आए ये देखने के बाद, पूरे क्वार्टरली नंबर्स देखने के बाद, आईटी पर अब आपकी पोर्टफोलियो पोजीशनिंग क्या होगी? हम अनुज जी आज अंडरवेट है आईटी पर और हमारा ये व्यू है कि कमेंट्री तीसरे तिमाही और चौथे तिमाही, एक तिमाही के अंदर कमेंट्री कंप्लीटली ऑपोजिट हो गई। तीसरे तिमाही में अगर हर आईटी कंपनियों का आप कमेंट्री सुनो, उन्होंने कहा FY26 विल बी बेटर देन FY25। फोर्थ क्वार्टर में आने के बाद, जिसमें कि अभी तक टैरिफ का कोई इम्पैक्ट आपने नहीं देखा, उन्होंने ये गाइडेंस दिया कि भाई हम 1 से 3 पर 4% ग्रो करेंगे और आउटलुक ज्यादा हमें क्लियर नहीं है। हमारे कस्टमर्स कैसे स्पेंड करते हैं आईटी पर हमें पता नहीं, एंड आई थिंक ये अनसर्टेनिटी इज रियल। हम ऑब्वियसली देख रहे हैं कि यूएस के ग्राउंड लेवल पर आज भी किसी भी कॉर्पोरेट की आप कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट सुनो तो सबसे ज्यादा कंपनियों ने इस बार एनुअल गाइडेंस रिफ्रेन किया है। तो उनको ही नहीं पता कि वो बिजनेस कहाँ लेके जा रहे हैं, उनके बिजनेस की ग्रोथ क्या होने वाली है, तो आईटी पर इंक्रीमेंटली वो इस साल स्पेंड कैसे कर पाएंगे। तो हमें लग रहा है कि आईटी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाला है, एंड कई स्टॉक्स ने ही खाली डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इस सीजन भी प्रोवाइड किया है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा क्लैरिटी और आने दीजिए आईटी सेक्टर में, तब हम यहाँ पर पॉजिटिव व्यू बनाएंगे। बट आज के दिन हम थोड़ा अंडरवेट की स्टांस पर हैं, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। 3-4-5% की ग्रोथ के लिए हम 20 से 25 टाइम मल्टीपल दे रहे हैं। सो क्लियरली पीईजी के बेसिस पर काफी महंगे हैं। खाली इन्हें सपोर्ट इसलिए मिल जाता है बिकॉज इनकी फ्री कैश यील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब भी कोई आईटी कंपनी 5% ऊपर के फ्री कैश यील्ड पर ट्रेड करने लगते हैं, वहां पर वो अट्रैक्टिव होते हैं। अभी भी कई सारी कंपनियों में वो डिस्टेंस कवर करना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक